नमस्कार, जिंदा एकेडमी के ऊपर आपका हार्दिक स्वागत है। ये जो स्टेटिस्टिक का मैच चल रहा है एएसओ का, उसका ये आज लेक्चर नंबर 13वां है। इससे पहले हमने लेक्चर नंबर 12वां और 11वें के अंदर हमने अपकिरण के माप पढ़े थे। और अपकिरण के मापों के अंदर मैंने आपको ये यहाँ तक पढ़ा दिया था कि रेंज आपको मैंने पढ़ा दिया था, और परमाप विचलन भी मैंने आपको पढ़ा दिया था। और उसके बाद कल जो लास्ट के अंदर बात की थी वो की थी कि माध्य विचलन क्या होता है, ये भी आपको मैंने बता दिया था। माध्य विचलनों के अंदर एक जो इंपॉर्टेंट टॉपिक था वो था यानी पूर्ण विचलन क्या होता है, ये मैंने आपको बता दिया। सबसे दूसरे नंबर जो इंपॉर्टेंट चीज थी वो चीज ये थी कि यदि माध्य विचलन को यदि माध्यिका से लिया जाए तो वो हमें न्यूनतम प्राप्त होता है। यहाँ तक थी। ये मोटा मोटा जो रिवीजन था वो था कल वाले लेक्चर का। आज जो लेक्चर है वही अपकिरण के निरपेक्ष मान चल रहे हैं, पर उसके अंदर जो चौथा जो टॉपिक है वो हम उठा रहे हैं, और उस टॉपिक का नाम है चतुर्थक विचलन। जहां तक मुझे उम्मीद है वहां तक आपको पता होगा कि हम कोई भी चतुर्थक कैसे निकाला जाता है। ये हमने माध्यिका वाले लेक्चर के अंदर बहुत अच्छी तरह से पढ़ा था कि मतलब n+1 बाई चतुर्थक है तो 4 से डिवाइडेड कर देंगे, और शतमक है तो 100 से डिवाइड कर देंगे। जब चतुर्थक निकालना है तो हमें मालूम है कि मैं 4 से डिवाइड कर दूंगा तो इसकी वैल्यू जब Q1 आएगा, इसका जो भी वैल्यू आएगी उस वैल्यू को कैसे सोल्यूशन किया जाता है, ये हमने माध्यिका वाले चैप्टर के अंदर बहुत अच्छे से पढ़ा था। यदि आप इससे पिछले वाले लेक्चर देखोगे तो उसके अंदर मैंने जहां तक इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट या जो भी मतलब एएसओ के अंदर जो अच्छे कंटेंट है वो मैंने आपको डिलीवर्ड कर दिया है। आज का ये चलिए चतुर्थक विचलन है। चतुर्थक विचलन के अंदर आपको मालूम है कि Q3 कैसे निकाला जाता है, Q1 कैसे निकाला जाता है, तो चतुर्थक विचलन के अंदर कैसे होगा कि चतुर्थक विचलन को क्वार्टाइल डेविएशन कहा जाता है। क्वार्टाइल डेविएशन को मैं शॉर्टकट में लिखूंगा Q, D इक्वल टू Q3 माइनस का Q1/2। Q3 आपको आंकड़े दे रखे होंगे, उन आंकड़ों का Q3 आपको बहुत अच्छे से निकालना आता है, और Q1 भी आपको निकालना आता है। अपॉन में यदि 2 कर दूंगा तो वो मेरे को क्वार्टाइल डेविएशन प्राप्त हो जाएगा। फिर इस क्वार्टाइल डेविएशन के कुछ गुण होते हैं और कुछ आपके पास दोष है। हालांकि गुण और दोष आपके पास क्वेश्चन कहीं पर भी पूछा नहीं जाता है कि इसके गुण क्या होंगे, दोष क्या होंगे। चतुर्थक विचलन का भी क्वेश्चन बहुत ही रेयर चांस में आता है। जो क्वेश्चन आने लायक है वो मैंने इसमें एग्जाम्पल के अंदर ले लिया। कैसे क्वेश्चन आएंगे वो आपको अच्छी तरह पता होगा। फिर भी मैं आपको एक बार के लिए गुण बता देता हूँ। ये चरम मूल्यों से न्यूनतम प्रभावित होता है, और खुले सिरों वाली श्रेणियों की गणना की जा सकती है। खुले सिरे वाले क्या कौन सी श्रेणी होती है, ये मैंने श्रेणियों वाले टॉपिक के अंदर बहुत अच्छी तरह से समझाया है। जब श्रेणी के मध्य आधे भाग का अध्ययन करना हो तो चतुर्थक बिल्कुल उपयुक्त होता है। हमें भी मालूम है कि Q3 क्या होता है कि लास्ट वाला पार्ट होता है, और Q1 क्या होता है लास्ट जो सबसे प्रथम जो पार्ट होता है वो होता है। जब इन दोनों के मध्य जब मैंने डिफरेंस लिया तो ऑब्वियसली बात है कि जब इसका जो श्रेणी के बीच वाला मिडिल वैल्यू ही तो होती है। जैसे देखिए मैं आपके पास यहाँ पर मैं और भी समझा देता हूँ। जैसे आपके पास मतलब ये एक लाइन है, ये लाइन आपके पास मतलब इस लाइन को यदि मैं 4 भागों के अंदर बांट देता हूँ, 1 2 हो गए 4 भाग। ये 4 भाग हो गए। अब आपको पता है कि मतलब ये जो भाग है यही तो मिडल है। ये क्या हो गया, ये आपके पास Q3 हो गया। ये क्या हो गया आपके पास Q1 हो गया। तो हमें जो अध्ययन किसका कर रहे हैं, हम क्वार्टर डेविएशन मतलब बीच वाले भाग का ही तो अध्ययन कर रहे हैं। इस अध्ययन करने के लिए कौन सा उपयुक्त है, वो उपयुक्त है आपके पास क्वार्टर डेविएशन। क्वार्टरली डेविएशन सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। फिर मैंने आपको ये भी बताया कि इसमें बीजगणित विवेचन संभव नहीं है। बीजगणित विवेचन हमने कहीं पर भी लगाया है क्या, कहीं पर हमें बोर्ड मास का नियम लगाया कुछ ऐसे, मतलब हमने गणितीय मतलब डेफिनेशन लगाई क्या, यहाँ पर नहीं लगाई। और सभी मूल्यों पर आधारित नहीं है, बिल्कुल भी सभी मूल्यों पर आधारित नहीं है, क्योंकि जब हम Q3 निकालेंगे Q1 निकालेंगे तो ये आपके पास मतलब पर्टिकुलर कोई वैल्यू प्राप्त होगी, और उन वैल्यू का अंतर निकालूंगा तो मतलब सारे वैल्यू के ऊपर तो निर्भर नहीं करता है ना, तो इसका मतलब ये इसका दोष हो गया। फिर आता है कि मैं आपके पास जो इंपॉर्टेंट जो इसके रिलेटेड जो इससे क्वेश्चन आता है वो क्वेश्चन मैंने आपके यहाँ पर लिया है। क्वेश्चन लेने से पहले मैं आपको बता देता हूँ कि जो Q2 माध्यिका वाले चैप्टर के अंदर मैंने बताया था कि जो Q2 होता है वो माध्यिका के इक्वल होता है। ये हमें बहुत अच्छी तरह से पता है कि जो Q2 होता है वो माध्यिका के इक्वल होता है। तो चलिए इस एग्जाम्पल को हम सॉल्व करते हैं। किसी भी सममित श्रेणी में तृतीय चतुर्थक का मान 18 है। तृतीय चतुर्थक का मान मतलब Q3 की वैल्यू क्या है, 18 आपको दे रखी है। जबकि माध्यिका का मान 10 है। मैंने कहा था कि माध्यिका आ गए तो माध्यिका बोल दो या फिर आपके पास Q2 बोल दो, दोनों एक ही बात होती है। तो Q2 की वैल्यू कितनी दे रखी है, 10 दे रखी है। तो चतुर्थक विचलन का मान क्या होगा। चतुर्थक विचलन निकालने के लिए हमारे को क्या क्या चाहिए, एक तो हमारे को Q3 है जिसकी वैल्यू आपको दे रखी है, एक हमारे को चाहिए Q1। तो Q1 वैल्यू इसमें नहीं दे रखी है, बल्कि Q2 वैल्यू आपको दे रखी है। श्रेणी कैसी है, सम्मित है। श्रेणी कैसी है, सम्मित है। तो आपको पता है कि मैं कोई भी कुछ 4 भागों के अंदर बांटूंगा। मैंने यहाँ से देखिए, मैं यहाँ से लेके यहाँ तक आपके पास मतलब किसी भी 4 भागों के अंदर बांट दिया, तो 4 भागों के अंदर बांटूंगा तो मतलब तो तीसरा जो पॉइंट है वो तो मेरे पास Q3 देगा।
दूसरा जो पॉइंट है वो आपके पास Q2 दे दिया और जो पहला पॉइंट है वो आपके पास Q1 दे देगा। परंतु सममित श्रेणी है, मतलब बराबर डिफरेंस, मतलब सारे मतलब डाटाओं का जो डिफरेंस है या फिर मतलब डाटा है वो बिल्कुल भी मतलब सिमेट्रिक रूप से है। जब Q3 और Q2 के बीच में डिफरेंस कितना है, 8 का है। तो यही डिफरेंस आपके पास किन के बीच में होगा, यही डिफरेंस आपके पास Q2 और Q1 के बीच में होगा। Q2 और Q1 के बीच में 8 का डिफरेंस होगा। जब Q2 10 है तो Q1 कितना होगा, Q1 क्या होगा, 2 होगा। जब Q1 2 होगा तभी तो इनके बीच में 8 का डिफरेंस आएगा Q2 और Q1 के बीच में। इसलिए मैं यहाँ से वैल्यू, ये सोचने वाली बात है कि Q1 2 कैसे हुआ। ये Q1 2 इसलिए हुआ है क्योंकि Q3 और Q2 के बीच का डिफरेंस 8 है और जो श्रेणी दे रखी है वो सिमेट्रिक दे रखी है, मतलब जो डाटाओं का जो बीच में जो अंतर है वो बराबर बिल्कुल भी इक्वल गैप के अंदर है। क्योंकि जब सिमेट्रिक का मैं ग्राफ ग्राफ बनाऊंगा तो कैसा बनेगा, ग्राफ बनाऊंगा तो मतलब ऐसा ही तो बनेगा ना, ऐसा। जब ग्राफ ऐसा बनेगा तो हमें मालूम है कि डाटाओं के बीच में जो डिफरेंस है वो बिल्कुल भी आपके पास इक्वल दे रखा है। तो Q3 और Q2 के बीच में कितना डिफरेंस है, 8 का डिफरेंस है। इसी प्रकार से Q2 और Q1 के बीच में कितना डिफरेंस हो जाएगा, 8 का हो जाएगा। तो मतलब Q1 क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। जब आपकी वैल्यू Q1 का पता चल गई और Q3 की वैल्यू पता चल गई तो आपको आंसर आराम से निकाल लोगे। कितना हो जाएगा, 18 माइनस का 2 अपॉन 2, 16 इक्वल टू जो चतुर्थक विचलन आएगा वो कितना आ जाएगा आपके पास, 8 आ जाएगा। फिर जो अगला जो क्वेश्चन लिया है वो आपको मैंने पहले ही बता दिया कि जो अपकिरण के माप होते हैं वो हमेशा के लिए जोड़ बाकी से कोई प्रभावित नहीं होता, परंतु गुणा कर दिया या भाग कर दिया तो अपकिरण के माप हमेशा के लिए निरपेक्ष मान होते हैं, वो हमेशा के लिए प्रभावित होते हैं। तो ये क्वार्टर डेविएशन क्या है, निरपेक्ष मान है और ये हमेशा के लिए गुणा या भाग से प्रभावित होंगे, बल्कि जोड़ बाकी से कोई भी प्रभावित नहीं होगा। तो इसी के ऊपर एक एग्जांपल मैंने ले लिया कि यदि x का यदि क्वार्टर डेविएशन आपके पास 6 है, QD आपके पास 6 दे रखा है, कोई बात नहीं x का, तो मैंने यहाँ पर जब सॉल्यूशन करूंगा तब मैंने पहले ही लिख दिया कि QX इक्वल टू 6 है। और आपको एक इक्वेशन दे दी जाती है और इस इक्वेशन के बाद आपको पूछा जाता है कि क्या y का क्वार्टर डेविएशन क्या होगा। तो y का क्वार्टर डेविएशन पूछा है तो y को पहले हम y को इक्वेशन के रूप में लिखेंगे। जैसे ही मैं y को इक्वेशन रूप में लिखूंगा तो मेरे पास क्या आ जाएगा, 20 माइनस का इस 3x को इधर भेज दिया और जो 6 है उसका मैंने डिवाइड कर दिया। अब y इक्वल टू क्या बनना, 20/6 माइनस का x बाई 2 बन गया मेरे पास, ये बन गए मेरे पास y। अब इस y का मेरे को निकालना है क्वार्टाइल डेविएशन। जब इस y का मैं क्वार्टाइल डेविएशन निकालूंगा तो क्वार्टाइल डेविएशन ऑफ y, क्वार्टाइल डेविएशन ऑफ इसका मैं क्वार्टाइल डेविएशन निकाल लूंगा। जब क्वार्टाइल डेविएशन इसका निकालूंगा, क्वार्टाइल डेविएशन मैं जब निकाल रहा हूँ तो मैंने बताया था कि भाई ये प्लस और माइनस से कोई प्रभावित नहीं होगा। तो मतलब जो इस x के अंदर जो ये ऐड हो रहा है इसका कोई भी औचित्य नहीं है। तो क्वार्टाइल डेविएशन किसके इक्वल हो जाएगा, क्वार्टाइल डेविएशन ऑफ माइनस का x/2 के इक्वल हो जाएगा। फिर मैंने आपके पास जो परमाणु विचलन वाले मैंने जो फॉर्मूला लिखा है वही क्वार्टर डेविएशन के लिए लागू होते हैं। तो क्वार्टर डेविएशन के लिए जब माइनस का बार आएगा तो कोई भी प्रभावित नहीं होगा, माइनस होगा जो माइनस का 1/2 है जो मल्टीपल में ये बार आएगा तब पॉजिटिव हो जाएगा। तो ये तो मैंने पॉजिटिव बार लिया है और क्वार्टर डेविएशन ऑफ एक्स हो गया। तो क्वार्टर डेविएशन ऑफ एक्स इक्वल टू 1/2 इंटू 6 इक्वल टू 3। ये 6 कहाँ से है, ये क्वार्टर डेविएशन ऑफ एक्स का दे रखा है। मतलब ये क्वेश्चन मोटा मोटी तौर पर मैं समझाऊं तो ये क्वेश्चन ये दे रखा है कि एक वेरिएबल का आपको क्वार्टर डेविएशन पूछ लिया जाता है और दूसरे वेरिएबल जबकि पहले वेरिएबल से वो जनरेट हो, जनरेट क्या है मतलब ये इक्वेशन दे रखे हैं आप जनरेट वाले, ये मैथमेटिक्स के टर्म होते हैं इनके आपके पास, मैं जब मैथमेटिक्स पढ़ाऊंगा तब बताऊंगा जनरेट क्या होते हैं क्या नहीं होता है। पर यहाँ पर आपके पास जब इक्वेशन दे रखी है तो मतलब एक एक चर का प्रयोग करके दूसरी इक्वेशन बना रखी है, तो उस इक्वेशन में दूसरे वेरिएबल का क्वार्टर डेविएशन पूछा है। इसके ऊपर जो ये क्वेश्चन है वो मैंने आपको करवा दिया। नहीं समझ में आया तो एक बार नोट्स बनाओ, फिर उसको अच्छे से समझो और फिर कहीं पर दिक्कत हो तो मेरे कमेंट के अंदर बताओ कि सर यहाँ पर हमारे को समझ में नहीं आया, या फिर मेरे को डायरेक्ट व्हाट्सएप नंबरों पे भी कॉल कर सकते हो कि भाई यहाँ पर मतलब यहाँ पर समझ में नहीं आया। चलिए मैं अगला एक और एग्जांपल लेता हूँ। किसी श्रेणी का 75% मूल्य 25 से अधिक है और 25% मूल्य 60 से अधिक है, तो चतुर्थक विचलन क्या होगा। तो हमें मालूम है कि कोई भी यदि सीरीज को हम 100% के अंदर डिवाइडेड करें, जैसे देखिए ये आपके पास कोई भी एक डाटा की ये आपके पास कोई भी एक डाटा की जो एक लाइन है, इस लाइन को मैंने 4 भागों के अंदर बांट दिया, Q1 Q2 Q3। पहला भाग 25%, Q1 और Q2 के बीच का हिस्सा 25%, Q2 और Q3 के बीच का हिस्सा 25% और Q3 से बाद वाले जो लास्ट की वैल्यू है उसका तक हिस्सा 25% है। ये कह रहा है कि 75% वैल्यू 25 से अधिक है। 75% का मतलब 25 25 और 25, जो आगे वाले Q1 से जो आगे वाले जो वैल्यू दे रखी है वो आपके पास 25 से अधिक है। तो Q1 की वैल्यू कितनी हो गई, 25 हो गई। ये समझ में आ गया होगा जहां तक मेरे को लगता है।
अब आपके पास दे रखा है 25% मूल्य 60 से अधिक है। 25% मूल्य मतलब यहाँ से Q3 से आगे के वैल्यू कितने हैं, 25% है। ये किससे अधिक है, ये 60 से अधिक है। तो Q3 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 60 हो जाएगी। जब Q3 की वैल्यू आपको पता चल गई, Q1 की वैल्यू पता चल गई, तो आपके पास क्वार्टर डेविएशन आप अच्छी तरह से निकाल सकते हो। फिर मैं आपके पास लेता हूँ कि परमाप विचलन और माध्य विचलन और चतुर्थक विचलन के बीच में रिलेशन क्या होता है। तो परमाप विचलन को मैंने स्टैंडर्ड डेविएशन एसडी के द्वारा लिखा है, माध्य विचलन को मैं एमडी के द्वारा लिखा है, और चतुर्थक विचलन क्या होता है, क्वार्टर डेविएशन होता है। अब इनके बीच में जो रिलेशन होता है, एमडी आपको पता ही होगा, नशा होता ही है। खैर ये नशे वाली चीजें तब आगे कभी मैं साइकोलॉजी का बेंच लाऊंगा, तब इनसे रिलेटेड जो बातें करूंगा। फिलहाल के लिए हम स्टेटिस्टिक में हैं। तो इनके बीच जो ये रिलेशन होता है, एस डी एम डी और क्यू डी के बीच में रिलेशन क्या होगा। तो इन रिलेशनों को याद करने के लिए आपको गिनती आनी चाहिए 4, 5 और 6। और फिर आपको ये जो नोट्स बनाए हैं, उनमें नोट्स में ये रटना नहीं है। ऐसे नहीं है कि आपको मतलब 4 HD इक्वल टू 5 HD इक्वल टू 6 HD ऐसे रटना है, रटना नहीं है। आपको मैंने सबसे पहले क्या पढ़ाया, परमाणु विचलन पढ़ाया। दूसरा मैंने क्या पढ़ाया, माध्य विचलन पढ़ाया। और लास्ट में क्या पढ़ाया, चतुर्थक विचलन पढ़ाया। तो ये सबसे क्रम वाइज ऐसे ही चलेंगे। मैंने रिलेशन आगे ये याद होगा, तो मतलब ऐसे पढ़ाने वाले, मतलब मैंने टॉपिक को नोट्स में ऐसे कलेक्ट किया है कि आपको फॉर्मूला रटने की जरूरत नहीं है। जो पहले पढ़ाया वो पहले आएगा, जो बाद में पढ़ाया उसके बाद में आएगा, जो सबसे लास्ट पढ़ाया वो सबसे लास्ट में आएगा। और 4, 5 और 6 आपको याद रह ही जाएंगे। ऐसा ही एक लेक्चर मैंने आपको मतलब गुणोत्तर माध्य, समांतर माध्य और हरात्मक माध्य के रिलेशन के अंदर बताया था। ऐसा ही रिलेशन मैंने आपको माध्य का बहुलक और समांतर माध्य के अंदर बताया था। और यही रिलेशन में आपको मतलब ये कॉन्सेप्ट यही है कि जो पहला पढ़ा वो सबसे पहले आएगा। एस टी हमने सबसे पहले पढ़ा, उसके बाद हमने एमडी पढ़ा, और फिर लास्ट में क्वार्टर डेविएशन पढ़ा। 4, 5 और 6 आपको याद हो जाने चाहिए। अब यहाँ से मैं किसी की भी वैल्यू निकाल सकता हूँ। सपोज कीजिए मैं क्वार्टर डेविएशन की वैल्यू निकालनी है, तो एस डी के पदों में निकालनी है। तो एस डी के पदों में निकालनी है तो मैं क्या करूंगा, इस 6 को नीचे भेज दूंगा। एमडी की वैल्यू निकालनी है स्टैंडर्ड डेविएशन के रेस्पेक्ट में, तो मैं 4/5 इस 5 को नीचे भेजूंगा। ये मैथ वालों के लिए तो ये मतलब एक से लक्षण छीलने वाली बात हो गई। मतलब क्या किया, हाथ में लिया और मरोड़ दिया। मतलब ये मैथ वालों के लिए अच्छा है, परंतु जो इकोनॉमिक और कॉमर्स है उनके लिए थोड़ा बहुत याद रखने के लिए होता है। तो मतलब मैं उसको सरल तरीके से मतलब ऐसे ही रिप्रेजेंट किया जाता है कि मतलब सबसे पहले मैं एस डी को पढ़ा, फिर एम डी को पढ़ा, फिर क्वार्टर डेविएशन को पढ़ा। फिर इन फॉर्मूलों को आप कैसे निकालोगे ये आपको पता होना चाहिए। कि मतलब ये थोड़ी मतलब प्रैक्टिस करनी पड़ेगी रब के अंदर। ऐसे नहीं है कि मतलब ऐसे हलवा मतलब ऐसे मतलब दिखा तो मतलब कुछ नहीं, ज्यादा डीपली क्वेश्चन नहीं आते हैं, हलवा दे दिया, हलवा नहीं देता। पता होना चाहिए कि मतलब इसको कैसे यूज किया जाता है। फिर मैंने इनके अनुपात पूछ लिया, तो इनका अनुपात आपको याद होना चाहिए स्टैंडर्ड डेविएशन सिग्मा के द्वारा। अब एमडी की वैल्यू ये देखो, मैंने एमडी की वैल्यू यहाँ से लिखी और स्टैंडर्ड डेविएशन सिग्मा लिख लिया, तो ये लो सिग्मा। क्यूडी को मैंने कैसे लिखा, 4/6 इक्वल टू सिग्मा। तो ये तो सारे के सारे आपके पास हो गए ना ट्रू। तो जब इसका अनुपात जब मैं सॉल्यूशन करूंगा तो मेरे पास कितना ना 10, 12 और 15। ये कई बार एग्जाम में पूछा जाता है कि आपके पास एस डी एम डी और क्यू डी का अनुपात क्या होगा, 10, 12 और 15। ये याद हो जाना चाहिए। फिर मैं इसी रिलेशन के ऊपर आपके पास एक क्वेश्चन लेकर आया, छुटपुट क्वेश्चन है, देख लीजिए। किसी श्रेणी का परमाप कितना है, 12। मतलब सिग्मा आपको दे रखा है 12, मतलब स्टैंडर्ड डेविएशन आपको दे रखा है। पूछा क्या है, चतुर्थक विचलन पूछा। तो चतुर्थक विचलन का यहाँ से क्या है, क्यू डी और एस डी के अंदर क्या रिलेशन है, 4 SD इक्वल टू 6 QD। तो 6 को इधर भेज दूंगा, तो QD इक्वल टू 4/6 SD, और SD की मैं वैल्यू लिख दूंगा, तो मेरे पास आंसर आ जाएंगे 8। ये तो हो गई आपके पास अपकिरण के निरपेक्ष मान। अब जो मैंने टॉपिक अपकिरण के सापेक्ष मान भी बताया था ना, तो अपकिरण के सापेक्ष मान मैंने आपको जब शुरुआत किया था ये 11वें लेक्चर के अंदर, तो मैंने आपको बहुत अच्छी तरह से बताया था कि सापेक्ष मतलब जिसके अंदर तुलना की जा सकती है। सापेक्ष मतलब ये बिल्कुल भी इकाई से मुक्त होते हैं। इकाई से मुक्त होंगे तभी तो तुलना कर सकते हैं ना। जब इकाई इकाई से मुक्त तो होना चाहिए ना। तुलना कब की जाती है, जब इकाई से मुक्त हो। ऐसे तुलना नहीं की जा सकती ना। जैसे मतलब आपके पास मतलब लेटेस्ट एग्जांपल मैं देता हूँ, हालांकि ये एग्जांपल मैं जब साइकोलॉजी साइकोलॉजी के अंदर ऐसे एग्जांपल चलते हैं, फिर भी मैं बता देता हूँ। अभी आपकी तुलना मुकेश अंबानी अंबानी से कर दी जाए। सपोज करिए आप ये जो एएसओ के दे रहे हो, एएसओ दे रहे हो, मतलब ये मुझे जहां तक लगता है, जहां तक आप 90% बेरोजगारी हो, आपकी तुलना आपके मुकेश अंबानी से कर दी जाए। मुकेश अंबानी से तुलना नहीं कर सकते ना। क्यों नहीं कर सकते, क्योंकि आपके अंदर एक जो स्पेशल रूप से जो मात्रक छुपा हुआ है, वो छुपा हुआ है बेरोजगारी का मात्रक। और मुकेश अंबानी के पास बेरोजगारी का मात्रक नहीं छुपा हुआ है। तो ये जो मात्रक को मतलब तुलना नहीं कर सकते ना। यदि आप भी यदि बेरोजगारी से छुटकारा पा ले, तो फिर आपकी तुलना कर सकते हैं कि भाई आप बेरोजगार नहीं हो।
इसलिए आप भी मतलब धंधा कर सकते हो, या फिर मतलब धंधा मतलब बिजनेस कर रहे हो, फिर आप मुकेश अंबानी से तुलना कर सकते हो। मतलब ये इकाई हो गई ना आपकी बेरोजगारी की, पर जब तुलना करेंगे तब ये इकाई हटा देंगे। तो मतलब ये सापेक्ष माप क्या होता है जिसकी तुलना की जा सकती है, और तुलना करेंगे तो मतलब इकाई से मुक्त होना पड़ेगा। तो ये इकाई के माप से बिल्कुल भी मुक्त है। इन शुद्ध अंक होते हैं, बिल्कुल भी मैंने बात ये जब शुरुआत पढ़ाया तब भी बताया था कि कोफिशिएंट वाले होते हैं उनको शुद्ध होते हैं और तुलनात्मक होते हैं, ये मैंने अभी बताया है। फिर मैंने जो 4-5 बताए हैं वो बताए। विस्तार गुणांक कैसे निकल जाता है, डायरेक्ट फॉर्मूला याद रखना चाहिए। एल माइनस का एस क्या होता है ये मैंने बता दिया, लोअर लिमिट माइनस का अपर लिमिट अपॉन लोअर लिमिट प्लस का अपर लिमिट। Q3 माइनस Q1 क्या होता है, Q3 प्लस Q1 क्या होता है, ये भी मैंने आपको बता दिया। इससे आपको चतुर्थक विचलन गुणांक निकल जाएगी। माध्य विचलन गुणांक इंटू 100 करना है और बाकी आपके पास माध्य विचलन गुणांक निकल जाएगा। और ए आपको पता ही है, समांतर माध्य होता है, माध्य का होता है और बहुलक होता है, निकाल लोगे। माध्य विचलन गुणांक, अरे ये इनके क्वेश्चन नहीं आएंगे आपके पास यदि फॉर्मूले, यहाँ से कई बार फॉर्मूले साला पूछ लिया जाता है, मतलब कई बार, मतलब ये साला मतलब मेरी थोड़ी लैंग्वेज के अंदर आ जाती है, ऐसे मत समझना कि भाई मैं गाली। फिर आता है कि विचरण गुणांक। विचरण गुणांक क्या होता है, विचरण गुणांक को हम डिनोटेड किया जाता है सीवी। इन चारों इंपॉर्टेंट, सबसे इंपॉर्टेंट है विचरण गुणांक। सीवी, सीवी का क्या फॉर्मूला होता है, सिग्मा आपको पता है कि स्टैंडर्ड प्रमाप विचलन कैसे ज्ञात किया जाता है, वो आपको भली बात मैंने पिछले वाले लेक्चर के अंदर बताया है, 11वें लेक्चर के अंदर। फिर एक्स बार क्या होता है, समांतर माध्य होता है, ये भी आपको मैंने बता चुका है। इंटू 100 से गुणा कर दूंगा तो ये आपके पास निकल जाएगा सीवी। सीवी क्या, सीवी क्या होती है, सीवी होती है कि जिसका सीवी आपके पास मतलब सीवी जिसका कम होगा वो श्रेणी मतलब हम स्थिर, संगत या सजातीय, अच्छी, बेटर, इसके लिए हम बताया जा सकता है कि मतलब वो ज्यादा स्थिर है। तो सीवी अच्छा होना चाहिए। सीवी अच्छा मतलब कई बार हम लिखते हैं कि आपकी सीवी भेजिए, तो सीवी जिसकी अच्छी होती है हम उसी को मतलब वैल्यू देते हैं। तो सीवी जिसकी, इसमें सीवी सबसे कम होनी चाहिए, सीवी जिसकी कम होगी उसी की मतलब स्तर और संगत और सजातीयता का पता लगेगा, वो सबसे बेटर होगी। तो चलिए, विचरण गुणांक दो श्रेणियों के मतलब स्थिरता, संगतता और सजातीयता के लिए काम में लिया जाता है। तो मैं एक थ्योरेटिकल पार्ट भी यहाँ पर लिया है कि इसका प्रयोग सबसे पहले कार्ल पियर्सन ने किया था, इसलिए इसको कार्ल पियर्सन विचरण गुणांक भी कहा जाता है। कोई नहीं पूछेगा, कार्ल पियर्सन का विचरण गुणांक आपको पूछा जाएगा कि विचरण गुणांक क्या होता है, विचरण गुणांक का फॉर्मूला क्या होता है, ये होता है। विचरण गुणांक कैसे ज्ञात किया जाए, सिग्मा 2 और एक्स बार 2 इंटू 16। आप बिल्कुल भी मतलब आपको दे रखा होगा और आपको मतलब फॉर्मूला सिर्फ विचरण गुणांक ही निकालना है। भाई आपके पास डायरेक्ट डाटा देके तो सीवी नहीं पूछ सकता, ये तो आपको पता है, क्योंकि उसके लिए पहले आप समांतर माध्य निकालोगे, सिग्मा निकालोगे, तब तक तो आपका टाइम बीत गया एग्जाम के अंदर। तो मतलब आपको सिग्मा दे रखा होगा क्वेश्चन के अंदर, एक्स बार आपको दे रखा होगा, इंटू 100 दे रखा होगा। फिर मैंने दूसरा जो पॉइंट लिखा है वो इसके दो श्रेणियों की स्थिरता एवं संगत एवं सजातीयता का पता लग सकता है, अर्थात जिस श्रेणी का सीवी सबसे कम होगा वो सबसे ज्यादा स्थिर होगी। ये मैंने एग्जाम्पल के द्वारा लिखा है। इस पॉइंट को मैं एक एग्जाम्पल के द्वारा आपको समझा देता हूँ। तो 2 नंबर पॉइंट है उसको एक एग्जाम्पल के द्वारा समझा देता हूँ। तो एक एग्जाम्पल मैंने लिया है कि जैसे आपके पास दो कंपनियां दे दी जाती है और दो कंपनियों की आपकी औसत मजदूरी दे दी जाती है। औसत मजदूरी मतलब आपके पास एक्स बार ही दे रखा है, ये एक्स बार आपके पास एक बार 250 दे रखा है, एक बार 300 दे रखा है, मजदूरों की संख्या 50 और 150 दे रखी है, और स्टैंडर्ड डेविएशन ये मैंने कहा था कि आपके पास सिग्मा दे रखा होगा, ये आपको सिग्मा भी दे रखा है, या आपको एक्स बार भी दे रखा है। फिर इस क्वेश्चन में क्या पूछा है, किस कंपनी की मजदूरी अधिक संगत है। अब संगत बात करनी है तो संगत, स्थिरता, सजातीयता, इनकी बात करनी होती है तो हमें निकालना पड़ेगा सीवी। तो मैं सीवी सबसे पहले निकालता हूँ ए कंपनी का। ए कंपनी का सीवी निकालने के लिए सिग्मा ऑफ ए, सिग्मा ऑफ ए कितना है 8 है, सिग्मा मतलब एक्स बार ऑफ ए कितना है 250 है, तो 8 अपॉन 250 इंटू 100 करूंगा तो 3.2 आया। और सीवी ऑफ बी निकालूंगा तो मतलब सीवी ऑफ बी निकालूंगा तो कैसे निकालूंगा, सीवी ऑफ बी आपके पास 10 आपके पास स्टैंडर्ड डेविएशन दे रखा है, और एक्स बार भी आपको दे रखा है 300 दे रखा है, 10 अपॉन 300 इंटू 100 इक्वल टू 3.33 लिख लिया। इसमें सबसे कम किसके है, तो सबसे कम है 3.2, 3.2 कम है, और इधर है 3.33। तो सबसे ज्यादा सजातीय कौन होगी, सजातीय होगी ए। संगत कह दो, सजातीय कह दो, स्थिर कह दो, तो सबसे स्थिर किसकी है, तो सबसे स्थिर है ए। ए की क्यों है, क्योंकि इसका सीवी कम है। यही मैं दूसरे पॉइंट के अंदर बट है। दूसरा क्वेश्चन यहाँ से यदि आ सकता है तो यहाँ से कई बार आपके पास क्या होता है कि एक्स बार समान दे दिया जाता है और दोनों श्रेणियों का सिग्माओं का अनुपात पूछ लिया जाता है। सीवी की वैल्यू आपको दे रखी होगी, कैसा, ये क्वेश्चन मैंने आपको यहाँ पर लिया है, इसका आंसर आप खुद बताओगे, मैं इसका आंसर नहीं बताऊंगा, इसका आंसर आपको कमेंट में लिखना पड़ेगा। किसी श्रेणी का आपके पास सीवी दे रखा है, सीवी बिल्कुल दे रखा है, दूसरी श्रेणी का सीवी दे रखा है, बिल्कुल भी दे रखा है, दोनों श्रेणियों का समांतर माध्य इक्वल है, बिल्कुल भी दे रखा है, तो आपके पास सिग्मा 1 एंड सिग्मा 2
क्या होगा। इसका क्या सोल्यूशन आप खुद करोगे रफ कॉपी के अंदर, फिर मेरे को बताओगे। और तीसरा जो पॉइंट है वो मैंने लिया है कि सीवी मूल बिंदु में परिवर्तन से प्रभावित होता है। मूल बिंदु में परिवर्तन से प्रभावित मतलब यदि किसी आंकड़ों को यदि दो गुना, दो जोड़ दिया जाए, तीन जोड़ दिया जाए तो उससे प्रभावित होता है। बल्कि पैमाने में परिवर्तन मतलब किसी आंकड़ों को यदि दो गुना, यदि दो से डिवाइड कर दिया जाए तो उनसे कोई प्रभाव नहीं पड़ता। दो से मैं 10 से डिवाइड कर दिया जाए, किसी से भी डिवाइड कर दिया जाए तो कोई प्रभाव नहीं पड़ता, गुणा से कोई प्रभाव नहीं पड़ता। इसका एक मैंने एग्जाम्पल लिया है, ये एग्जाम्पल मैंने लेटेस्ट लिया है। किसी श्रेणी का यदि विचरण गुणांक आपके पास y है, किसी श्रेणी का विचरण गुणांक मतलब cv आपके पास y दे रखा है, अच्छी बात है। यदि किसी श्रेणी के सभी मूल्यों को दुगुना कर दिया जाए, सभी मूल्यों को दुगुना कर दिया जाए मतलब सारों को, मतलब मैंने दो से मल्टीपल कर दिया। दुगुना का मतलब क्या होता है, दो से मल्टीपल कर दिया। अब सारों को मल्टीपल कर दिया जाए तो मतलब गुणा कर दिया जाए, तो ये तो मैंने ऊपर वाले लिखा है कि गुणा करने से कोई भी प्रभाव नहीं पड़ेगा, गुणा करने से कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। तो गुणा करने से कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। और अब ये कह रहा है कि गुणा करने के बाद विचरण गुणांक ईवाई बता रहा है, तो ईवाई कोई प्रभाव ही नहीं पड़ेगा, तो ईवाई किसके इक्वल हो जाएगा, ईवाई वाई के इक्वल हो जाएगा। ईवाई वाई के इक्वल हो जाएगा तो ई की वैल्यू क्या आ जाएगी, 1 हो जाएगी। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, सी। इसके अंदर ई की ही वैल्यू पूछी। तो ये चलिए आपके पास मतलब आपके पास विचरण गुणांक क्या होता है। और फिर मैंने लास्ट के अंदर थोड़ा बहुत इंपॉर्टेंट ये भाग लिया है कि मतलब यदि आपके पास कई बार संगणक के एग्जाम के अंदर पूछा हुआ है कि n प्राकृतिक संख्याओं का परमाणु विचलन क्या होगा, तो परमाणु विचलन रूट n स्क्वायर माइनस का 1 होता है। ये आपके पास याद होना चाहिए। बाकी ये बहुत कम पूछा जाता है, फिर भी एक बार के लिए पता होना चाहिए कि अंतर चतुर्थक विचलन विस्तार क्या होता है, Q3 माइनस का Q1 होता है। अंतर दशमक विस्तार क्या होता है, D9 माइनस का D1 होता है। अंतर शतमक विस्तार क्या होता है, P90 माइनस का P10 होता है। चलिए इस लेक्चर यहाँ ही तक है। आपके पास ये अपकिरण का मान माप आपके पास एंड हो चुका है। और जहाँ तक मेरे को लगता है मैंने अपनी तरफ से बेस्ट दिया है। और ये टॉपिक क्या होता है कि स्टूडेंट इनमें उलझने होती है, क्या चतुर्थक विचलन होता है, क्या माध्यिकाएं होती है, क्या चतुर्थक विचलन गुणांक होता है, क्या चतुर्थक विचलन होता है, क्या माध्य विचलन होता है, क्या माध्य विचलन गुणांक होता है। तो मैंने इन नोट्सों का जो कंटेंट है वो इस प्रकार से डिवाइडेड, मतलब बहुत अच्छे से मतलब लिख के ही आपके सामने प्रेजेंट किया है। जहां तक मुझे लगता है आपको ये कंटेंट पसंद आएगा। यदि पसंद आए तो आपको लाइक करना है, इसमें कोई कंजूसी नहीं करनी है कि भाई मतलब आप लाइक करोगे, सपोर्ट करोगे तो हो सकता है मैं आपके लिए मेरी तरफ से बेस्ट दूंगा। भाई मोटिवेशन आपको जितना जरूरत होता है उतना भी मेरे को भी जरूरत होता है किसी काम को करने के लिए। आप एग्जाम दे रहे हो, मैं अपना काम कर रहा हूँ कि यहाँ पर आपके पास मतलब अच्छे अच्छे लेक्चर दे रहा हूँ। और ये लेक्चर तभी होगा जब आप मुझे सपोर्ट करोगे। बिना सपोर्ट क्या है कि मैं थोड़ी थोड़ी तो पढ़ा दूंगा, थोड़ी पढ़ाना, ये बेंच मैंने शुरू कर दिया, ये तो मैं पढ़ा दूंगा। पर इसके बाद जो आपके जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लाऊंगा, क्वेश्चनों की जो प्रैक्टिस करवाऊंगा, वो आपके सपोर्ट से मिलेगा। इसलिए सपोर्ट कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। और अगले लेक्चर का वेट कीजिए और इनको जो लिखा है उनको समझिए और इसको रटिए। कौन सा फॉर्मूला, चतुर्थक विचलन का फॉर्मूला आधी रात का भी पूछ लिया जाए तो भी आपको पता होना चाहिए, Q3 माइनस का Q1 अपॉन Q3 प्लस का Q1 होता है। एमडी का फॉर्मूला पूछ लिया जाए, ये फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए। एमडी एसडी और क्यूडी के अंदर रिलेशन होता है, ये भी आपको पता होना चाहिए। चलिए, जिंदा अकेडमी आपने सर्च की और इसके ऊपर भरोसा रख रहे हो, थैंक यू। बहुत बहुत धन्यवाद है आपका, इस जिंदा अकेडमी पर आपने सर्च करके ये अपना टाइम दिया। धन्यवाद।